सो हेलो क्लास, टुडे वी विल लर्न अबाउट नियो क्लासिकल थ्योरी कि नियो क्लासिकल थ्योरी होती क्या है। हमने इससे पहले क्लासिकल थ्योरी के बारे में देखा था, ठीक है, कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी को अपन क्या साइंटिफिक थ्योरी भी एज ए कंसीडर्ड करते हैं। तो अब उस साइंस ने हमें बेस दे दिया, हमें पता है कि हमारा बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ। हमने सबसे पहले प्री साइंटिफिक थ्योरी की बात की थी, देन हमने बात करी साइंटिफिक थ्योरी जिसे हम क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, और अब हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी विच इज़ द वन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी क्या बता रहा है आपको, सॉरी न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या बता रहा है, क्योंकि क्या हुआ था, जो साइंटिफिक थ्योरीज थी या फिर जो क्लासिकल थ्योरीज थी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पे तो ध्यान दिया था, उन्होंने प्रॉफिट पे ध्यान दिया था, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा इग्नोर किस फैक्टर को किया था, ह्यूमन रिलेशंस को। उन्होंने ह्यूमंस की एम्पैथी, उनके बिहेवियर, उनके इमोशंस, उन सबको क्या किया था, इग्नोर किया था, जिसके कारण उस समय के जो थिंकर्स थे उन्हें ऐसा फील हुआ कि शायद ह्यूमन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स होती है, और जब तक ह्यूमन सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकता है। इसीलिए वहाँ से एक बेस बना, जो क्लासिकल थ्योरी की डिसएडवांटेज थे, लिमिटेशंस थी, वो आज न्यू क्लासिकल के एडवांटेज आ गए, ठीक है। सो बेसिकली न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या बता रही है, जो एमर्ज हुई थी वो 1930 से 1950 के बीच में हुई थी। तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड 20 ईयर्स था, ठीक है। यहाँ पे वर्ड न्यू का मतलब है न्यू, जो कि नया है, ठीक है। क्लासिकल, न्यू क्लासिकल मतलब जो हमने ऑलरेडी क्लासिकल या साइंटिफिक थ्योरी आपको बता दी थी उसका मॉडिफाइड वर्जन, कि अब हमने ऑलरेडी क्या कर चुके थे और हम उसमें क्या और ऐड ऑन कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से रन कर पाएँ, ठीक। अब क्लासिकल थ्योरी में हम लोग मेजर फोकस किस पे करते थे, मशीन्स पे, ठीक है, आपके मटेरियल्स पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। बट यहाँ पे हम न्यू क्लासिकल में बात करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे लिए एम्प्लॉयज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं, उनके इमोशंस क्यों मैटर करते हैं हमारे लिए, उनका ध्यान रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यदि आपका एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक। इन्होंने यहाँ पे क्या बिलीव किया कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट मशीन। आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो 10-10 घंटे काम कर रहा है, आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि भाई तुझे पानी पीना, चाय पीना, वॉटेवर तेरी तबीयत कैसी है। आप उसको एज ए मशीन ट्रीट कर रहे हो, उसके इमोशंस क्या, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपको उससे यदि कोई मतलब नहीं है, सो यू कांट रन योर ऑर्गेनाइजेशन इन द वेल स्ट्रक्चर वे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है इमोशंस पे, ह्यूमन के इमोशंस, उनके एम्प्लॉय के इमोशंस क्यों मैटर करते हैं, उनके नीड्स क्या है। आप हर कोई यहाँ पे यदि वर्क कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सबसे पहले उसको पर्सनल नीड मोटिवेट करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन का बाद में सोचेगा, पहले अपना पर्सनल सोचेगा, ठीक है। देन आपका एटीट्यूड कैसा है और आपकी सोशल रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है। यदि आपका एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय आपस में नहीं बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या होगी, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ख़राब होने लगेंगी। तो इन्होंने बोला कि अब हमें सोचने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ के बारे में। आपने उनको मशीन एज ए ट्रीट करवा लिया, उनसे गधे की तरह काम करवा लिया, जो भी उनको एज ए ओवरबर्डन किया, लेबर की तरह काम करवाया, उनको एक्सप्लॉइट किया। बट नाउ दिस इज़ द टाइम दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस शिफ्ट हो रहा है आपका। ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि कैसे क्लासिकल थ्योरी से हम न्यू क्लासिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्यों हमें अब मशीन और स्ट्रक्चर को ध्यान में ना रख के पीपल और उनके रिलेशंस के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे मेजर शिफ्ट है कि कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ द क्लासिकल एंड द नियो क्लासिकल थ्योरीज, सो सबसे बड़ा वहाँ पे डिफरेंस ही यही है कि इन क्लासिकल थ्योरी वी ओनली एम्फसाइज ऑन द मशीन स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, बट इन नियो क्लासिकल वी फाउंड दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द ह्यूमन इमोशंस, देयर नीड्स, देयर वांट्स, देयर सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है पीपल पे, ह्यूमन रिलेशंस पे, ठीक है। इसने बताया कि यदि मैं क्लासिकल थ्योरी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं किस पे वर्क कर रही हूँ, एफिशिएंसी पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे, फॉर्मल स्ट्रक्चर पे, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं न्यू क्लासिकल में बात करूँगी कैसे हमारे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशंस अच्छे हैं,
ठीक है, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे उसको मोटिवेट करके रख रहे हैं, हम कैसे हम सोशल इंटरेक्शंस को क्यों अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अब ये बता रहा है न्यू थ्योरी क्या हुई, शिफ्टेड हुई मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे मैनेजिंग वर्क टू मैनेजिंग पीपल, जो आपका शिफ्ट हुआ क्लासिकल टू न्यू क्लासिकल, इन्होंने बहुत सिंपल से 2 की टर्म्स दिए कि आप कैसे वर्क से शिफ्ट हुई अब अपने ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। इसीलिए आज आप देखोगे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो उनके लिए एम्प्लॉय वेलफेयर फंड रहता है उनके पास, वो इंश्योरेंस करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, प्रॉपर उनके ना वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, उनको सैनिटाइजेशंस और ऑल सब जितनी भी मतलब बोल सकते हैं हाइजीन रिलेटेड बेसिक फैसिलिटी है उनके लिए, आप बोल सकते हैं वॉशरूम्स अच्छे अवेलेबल है उनके लिए, हाई टी और कैफ़े सब कुछ अवेलेबल रहता है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब हमें लगा कि वी हैव टू थिंक अबाउट आवर एम्प्लॉयज़, ठीक। फिर वही क्वेश्चन उठता है कि वाई दिस न्यू क्लासिकल थ्योरी एमर्ज, भाई वो ज़रूरत क्यों पड़ी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा उस टाइम पे कि जहाँ पे हम किसी एक फैक्टर को इग्नोर कर रहे थे, और वो इग्नोरेंस था एम्प्लॉयज़ फीलिंग्स का। मैं काम करवा रही हूँ, मैं तुम्हें 10 लोगों के सामने डांट दे रही हूँ कि तुम मानसी अच्छा काम नहीं कर रही हो, तुम्हारी रेस्पेक्ट को, तुम्हारे ईगो को हर्ट हुआ है, तुम उस मोटिवेशन के साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना नहीं पसंद करोगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉई, हर एक ह्यूमन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से बहुत प्यार करता है। आप कंपैरिजन करके बोल रहे हो कि तो एक्स एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, वाई एम्प्लॉय तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो, जहाँ पे कंपैरिजन हुआ डेफिनेटली दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, बट आप दोनों को कंपेयर करके एक को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, आप एक को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो चीज़ें होती थी और यहीं से वो इशू रेज हुआ कि नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स, एम्प्लॉय फीलिंग्स के बारे में सोचना होगा हमें। तो अब वो प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले कि एम्प्लॉय का मोरल ही अच्छा नहीं था, वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशन जाना है, काम करना है, जैसे वैसे हो गया, ठीक है, मन से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो जो अप्रिशिएशन चाहिए था, उन्हें रेस्पेक्ट चाहिए थी, उन्हें वो अटेंशन चाहिए था, क्या हम वो दे रहे थे? नहीं, हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। इवन वो अपना 100% हमें दे रहे हैं और हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द नॉट राइट थिंग। सेकेंड, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन के अंदर क्या हुआ कि आप जो काम कर रहे हो आप वो मन से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे एज अ बर्डन फील हो रहा है, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तुम 8-8 घंटे कहीं काम कर रही हो, तुम अपने दिन का 10 घंटा कहीं किसी को दे रही हो, एंड उसके बाद तुम्हें ये सुनने को मिला है कि तुमने किया ही क्या है, तुमने काम गलत किया है, यू आर नॉट अप टू द मार्क, तुम्हारी स्किल्स अच्छी नहीं है, यू आर नॉट प्रोफेशनल। सो डेफिनेटली आपको डिमोटिवेट करेगा और आप वहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे। देन लेक ऑफ मोटिवेशन, जब आप में मोटिवेशन ही नहीं है तो आप डेफिनेटली किसी काम को नहीं परस्यू करते हो, क्योंकि मोटिवेशन इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी की टू परफॉर्म द वर्क। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजर्स, मैनेजर हर दूसरी बात पे डांटा जा रहा है, आपको हर बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी काम की कोई उसके लिए वैल्यू नहीं है, आपके ओपिनियंस उसके लिए मैटर नहीं करते, आपके आइडियाज़ का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट हो रहा था, जिससे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा था, ह्यूमन रिलेशंस आपके टूट रहे थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा था। ओके, एंड हाई एब्सेंटिज्म। वाई हाई एब्सेंटिज्म? बिकॉज जब आपका मोरल बूस्ट नहीं है, ठीक है, आप लोगों से अच्छी बात नहीं कर रहे हो, आप उनकी जब चाहे डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हो, जब चाहे उनमें कमियाँ निकाल दे रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो कि तुझसे अच्छा तो वो है, उससे अच्छा तो वो है, तो डेफिनेटली जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट फील होता है आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करोगे। और चाणक्य ने तो बहुत अच्छी बात बोली कि जहाँ पे आपका सम्मान ना हो वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा अपनी रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं, हमें अपनी रेस्पेक्ट से बहुत प्यार होता है। तो इन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स थी और आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी क्योंकि आपके पास एफिशिएंट सिस्टम नहीं था, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि मैनेजर्स को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को। आज तुम मोटिवेट हो, तुम्हें पता है कि मुझे जाके कॉलेज पढ़ना है,
मुझे 1.5 घंटा अपनी वो क्लास लेनी है, दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। सो सेल्फ मोटिवेशन आपका वैसे ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है, और जब आपका सेल्फ मोटिवेशन हाई होता है आपको किसी और फोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो, आपको पता है मुझे क्या करना, मुझे अपने आप को ग्रो अप करने के लिए क्या करना है। सेम थिंग यहाँ पे होती है एम्प्लॉयज़ के साथ, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि यदि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, यदि मेरे इमोशंस की, मेरे काम की, मेरे आइडियाज़ की वर्थ है, यदि मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, यदि वो तुम उसको अप्रिशिएट करती हो, देन इट शुड बी वर्थफुल, इट शुड बी एक्सेप्टेड। अदरवाइज कोई आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। ठीक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अकर हुई, थिंकर्स ने इसके बारे में सोचा एंड दे रियलाइज़ कि अब हमें ज़रूरत है न्यू क्लासिकल थ्योरी की। हम ऑर्गेनाइजेशन चला लेंगे, हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है, हमारे पास सब ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स हैं, हम लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट ह्यूमंस, व्हाट अबाउट देयर इमोशंस, व्हाट अबाउट देयर फीलिंग्स, हाउ दे फील, हाउ दे मतलब हाउ दे जस्ट परफॉर्म देयर वर्क इफ़ दे आर नॉट मोटिवेटेड। सो यहाँ से चीज़ें आपकी दूसरे लेवल पे शुरुआत होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि नियो क्लासिकल डिफाइन कैसे किया गया है। नियो क्लासिकल के अंदर बताया गया है कि एक मैनेजमेंट की अप्रोच है जिसमें हम लोग मशीन और ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस ना करके ह्यूमन साइड को फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी ही आपके लिए बोल सकते हो जो फैक्टर है वो ह्यूमन साइड है। ठीक है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं मोटिवेशन पे, कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप पे, टीम वर्क पे एंड आपके सेटिस्फैक्शन पे। ठीक है, 5 वर्ड्स हैं जो सारी ह्यूमन से रिलेटेड है। व्हाट अबाउट दिस, आप यदि मोटिवेटेड हो, डेफिनेटली यू लाइक टू डू योर वर्क। यदि कम्युनिकेशन प्रोसेस आपकी स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग है, यू लाइक टू डू वर्क। यदि लीडरशिप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करता है दैट यू आर यू आर डूइंग गुड वर्क, यू आर डूइंग गुड जॉब, डेफिनेटली आप काम करना पसंद करोगे। आपके टीम के साथ आपका बहुत अच्छा कोलैब है, आप लोगों के साथ बहुत कॉर्डिनल रिलेशंस मेंटेन करके चलते हो। ठीक है, देन यू विल बी रियली लाइक टू डू योर वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड यदि आप सेटिस्फाइड हो अपने काम को करके कि आज मैं ऑर्गेनाइजेशन जाऊंगी, मैं अपना गोल कंप्लीट करूंगी एंड देन आई विल अप्रिशिएट, मतलब समवन विल अप्रिशिएट टू मी, देन डेफिनेटली आई लाइक टू डू माई वर्क, आई लाइक टू कम हियर। यदि वो चीज़ नहीं हो रही है, मुझे नहीं आना, मुझे काम नहीं करना। दैट्स वाई जो टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो होता है ना, उसके अंदर ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप देखोगे कि रिसेंटली बहुत से ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे, क्योंकि क्या हो रहा था, ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम वर्क प्रेशर से इतने ज़्यादा हो गए, हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। अब यहाँ पे आता है मेन फीचर्स। मेन फीचर्स क्या होता है कि यहाँ पे हम फोकस करते हैं पीपल एंड द ह्यूमन रिलेशंस पे। ठीक है, कि लोग आपके साथ कैसे हों और आपके ह्यूमन रिलेशंस आपके साथ कैसे हों। अब यहाँ पे जैसे आपने क्लासिकल थ्योरी थी, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स पे, मशीन्स पे, प्रॉफिट पे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोचती थी। वहाँ पे हम एम्प्लॉय लेवल पे सोच ही नहीं रहे, हम ह्यूमन फैक्टर कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया कि एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट्स होता है। इफ़ यू हैव गुड एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल बी फ्लरिश, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिस थिंग फिगर आउट हेयर। सो जब भी कभी क्वेश्चंस आए कि कौन सी थ्योरी के अंदर एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन को एज ए एसेट्स कंसीडर किया है, सो दिस इज़ द नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉय को आप डेफिनेटली रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करिए। ठीक है, आप उनको बताइए कि यू आर वैल्यूएबल। ठीक है, आप हैप्पी एम्प्लॉयज़ हैं, आप जब तक हैप्पी नहीं रहेंगे तब तक आप एफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप मन से काम नहीं कर रहे। उसके लिए क्या क्या करना हो गया, हमें एक तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दो। आपने बहुत रिजिड सिस्टम बना दिया कि आपको सुबह 8 बजे आ जाना है, देन 6 बजे जाना है, आप उसके बीच में उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आप फ्लोर पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ वेरी रिजिड सिस्टम, जहाँ से प्रॉब्लम क्या होगी आपकी शुरू ऐसे होगी कि आप अपने काम को लेके अनइंटरेस्टेड हो जाओगे।
ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम, हम आपको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम आपको डेवलपमेंट के लिए, हम आपके लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं। आप बीमार हो कोई बात नहीं, इट्स योर प्रॉब्लम, हमें हमारा काम चाहिए। आपकी डेथ हो जा रही है, आपका फैमिली का क्या होगा हमें नहीं पता, हमें हमारा काम चाहिए। सो वो चीज़ें यहाँ पे कंसीडर की गई दैट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। यदि वो हमें अपने दिन का 10 घंटा दे रहा है, यदि अपने दिन का 8 घंटा दे रहा है, सो व्हाट अबाउट हिज और हर वेलफेयर। ठीक है, मुझे एज ए ग्रांट नहीं ले सकते कि हाँ चलो वो आया अपना उसने श्रमदान किया एंड देन वी आर ओके। नो, वी हैव टू ट्रीट एज ए these people are the precious people, valuable for us, and we have to just behave just like a human, not a machine. देन रिक्रिएशंस एरियाज़ आज तुम देखो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर MNC के अंदर एक स्पोर्ट्स जोन होता है। आप गूगल में चले जाइए, एक प्रॉपर ब्लॉग बना हुआ है जहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप आराम से चाय कॉफ़ी पीजिए, अपने अकॉर्डिंग स्नैक्स लीजिए, आप वहाँ पे सोइए, आप वहाँ पे गेम खेलिए, आप जिम करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप इन्फोसिस में देखेंगे सेम स्ट्रक्चर है, आप TT खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, आप जिम करिए, डांस करिए, वॉट एवर। So right now we will see that what are the findings of this Hawthorne experiment। ठीक है कि अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, देन से देखते कि वो कौन कौन से इनको फाइंडिंग्स मिली कि जिससे इनको लगा कि सच में ह्यूमन रिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए, 2 लोगों पे हमारे 2 ग्रुप ऑफ जो सेट्स हैं उन पर हमारी अब क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक को तो हम प्रॉपर लाइटिंग अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि आप अपना काम करिए, और एक में क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइट रिड्यूस्ड कर दे रहे हैं। और सरप्राइजिंगली हमें क्या मिल रहा है कि यदि आपकी लाइट कम भी है, आपके पास प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है, तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। सी, तो अब ऐसा हुआ क्यों, इसका रीज़न समझते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ ऑब्जर्व करी। सबसे पहला इन्होंने देखा इम्पॉर्टेंट मीन्स कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ठीक है हमें अपना काम दिखाना है, हम काम कर रहे हैं, सो वो काम की इम्पोर्टेंस को विजिबिलिटी में कंसीडर करते हैं। बट ऑन द सेम टाइम सम पीपल आर रियली ऑब्सेस्ड अबाउट देयर वर्क, कि मुझे काम करना है चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। तो उस कंडीशन में भी क्या हुआ, उनको लगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माय वर्क, इसलिए हमने जिनको लाइट में रखा और जिनको लाइट में नहीं रखा, प्रोडक्टिविटी दोनों की बराबर थी। ऑब्जर्व्ड क्या हुआ, इन दोनों ग्रुप में हमने क्या किया, एक ऐसे मैनेजर को रखा जिनको बोला कि आप सबको ऑब्जर्व करते रहोगे टाइम टू टाइम। उनके ऑब्जर्व से क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑब्जर्व इट मीन्स कि मैं हर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो जहाँ गलत हो रहा है मैं उसे समझा रही हूँ, उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मैं वो उसी चीज़ को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो उससे क्या हुआ, उसको वो स्पेशल फीलिंग आई कि मुझे कोई नोटिस कर रहा है, मुझे कोई ध्यान दे रहा है, मुझ पर कोई अटेंशन दे रहा है, और उससे क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट इन्हेंस हुई। देन एप्रिशिएटेड, मेरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएटेड एवरीवन, वाओ यू आर डूइंग जस्ट सच अ गुड जॉब, आई अप्रिशिएटेड ऑल। उससे उनको ये चीज़ लगा कि हमारा काम, हमारे एफर्ट्स वर्थफुल हैं एंड वी हैव टू डू वर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 3 फैक्टर्स थे जिन्होंने इस प्रोडक्टिविटी के लेवल को दोनों कंडीशंस के अंदर सेम रखा। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्टर हमें ये मिला, जिसे हम हॉथरॉन इफ़ेक्ट बोलते हैं, कि पीपल परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो समवन इज पेइंग अटेंशन टू दैम। कि जब आपको कोई अटेंशन देता है ना, तो आप डेफिनेटली अपना काम अच्छे से करते हो। इसीलिए मैनेजर्स को बोला जाता है कि टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर रहे हो, कितना मोटिवेट कर रहे हो, उन्हें कैसा फील करवा रहे हो, उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, ऑल आर पार्ट ऑफ योर मैनेजिंग एक्टिविटीज़। क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। एज ए टीचर मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली देयर आर पार्टिसिपेटिंग रेशियो इज़ हाई। उनको ऐसा लगेगा कि वाओ मैम हमें इनहेंस क्या बोलते हैं कि अप्रिशिएट करती है, हमें मोटिवेट करती है टू डू गुड जॉब, हमें इंस्पायर करती है, तो हमें
चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक। सो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रेटर जॉब वेल डन, ओके। नाउ मोर पार्टिसिपेशन आपका इनहेंस हो गया, हायर एंगेजमेंट इनहेंस हो गया, देन बेटर परफॉर्मेंस आपका इनहेंस हो गया, ठीक है। शैल आई मूव ऑन। सो यहाँ पे हमें फिर एक नई चीज़ की जानकारी मिलती है कि कैसे यहाँ पे मोटिवेशन का इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि मनी अलोन कांट मोटिवेट एम्प्लॉयज़। आप किसी को पैसा दे के सिर्फ मोटिवेट नहीं कर सकते सर, आप फिजिकल नीड्स पूरी कर दोगे उसकी। मास्लो की थ्योरी क्या बताती है कि एक ह्यूमन की 5 नीड्स होती है। जब मास्लो की हायरार्की पढ़ते हो, आपकी फिजिकल नीड, आपकी सेफ्टी नीड्स, आपकी जो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, सेल्फ एस्टीम आता है, तो आप पैसा देख के उसकी फिजिकल नीड्स पूरी कर सकते हो, रोटी कपड़ा मकान दे सकते हो, बट व्हाट अबाउट देयर सेफ्टी, व्हाट अबाउट देयर रेस्पेक्ट, व्हाट अबाउट देयर सोशल इन्वायरमेंट। आज वो 10 लोगों में जब तक अपने आप को अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहा है, सो वो उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं करेगा। मैं तुम्हें बोलूँ आओ खाओ और जाओ, अपना काम करो निकलो, दिस इज़ नॉट राइट वे। सो इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये बताई कि आप पैसा देख के किसी को सिर्फ मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको सेम टाइम पे उसे इम्पोर्टेंट फील करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला एम्प्लॉयज़ को और क्या क्या ज़रूरत होती है, रिकॉग्निशन की। आप उन्हें अप्रिशिएट करो, वाओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर सच ए ग्रेट एम्प्लॉय, दे फील मोटिवेटेड। देन अप्रिशिएशन, बात बात पे उन्हें अप्रिशिएट करो। हमारे जब मैं इन्फोसिस में काम करती थी तो हम लोगों को क्या होता था, जब हम अपना जॉब अच्छे से करते थे या जो हमें अलोकेटेड टास्क होता था, जब हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे, तो हमें फ्लोर पे आगे बुलाया जाता था एंड सब खड़े होकर हमारे लिए क्लैपिंग करते थे एंड आई फेल्ट वाओ मैंने कुछ अचीव किया है। सो दैट इज़ द वे टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी। सेकेंड थिंग, करियर ग्रोथ। जब तक एज ए एम्प्लॉय मैं प्रोफेशनली डेवलप हो रहा हूँ, बट मैं यदि पर्सनली डेवलप नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट मोटिवेटिंग। मुझे पैसा दे रहे हो इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट माय करियर। मैं 5 साल बाद भी उसी पोजीशन पे हूँ, 5 साल बाद पहले जिस पोजीशन पे था, तो इज़ दिस राइट वे? नो, वी हैव टू थिंक अबाउट इट दैट कि यदि हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर प्रमोशंस देते रहे, उन्हें एज ए करियर वाइज भी प्रमोट करते रहे। नाउ जॉब सिक्योरिटी, दैट हाउ योर जॉब इज़ सिक्योर, बिकॉज क्या हो रहा है कि जितने आजकल टर्नओवर इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, कंपनीज खुद भी निकाल रही है। रिसेंट बहुत सारी न्यूज़ेज आई थी कि अमेज़ोन ने इतने निकाल दिए, आपके क्या बोलते हैं कि बहुत सारी आईटीज़ कंपनी ने बहुत सारी लोगों को निकाला है। तो जब तक इंसान और एज ए एम्प्लॉय मैं अपने आप को अपनी जॉब को सिक्योर नहीं मानूंगा कि ठीक है यदि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ठीक है मैं इन फ्यूचर कभी भी निकाला जाऊँ, तब तक वो बहुत अच्छे से काम करेगा। जिस दिन उसको लगा कि मेरी जॉब यहाँ पे सिक्योर नहीं है, मुझे कभी भी अल्टीमेटम दे के और कुछ भी दे के वार्निंग लेटर दे के बोला जाए कि आप निकलिए, सो आई विल नॉट वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। देन रेस्पेक्ट, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तुम मुझसे आके बदतमीजी से बात कर ले रहे हो, ठीक है, तुम मुझे दिखा रहे हो कि तुम क्या हो, एज एम्प्लॉय तो हो, देन आई विल नॉट वर्क। सिंपल, मैं ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानूंगा ही नहीं, और मैं जब तक अपना नहीं मानूंगा मैं तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं दूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एम्प्लॉय में रिजेक्ट हाई पेइंग जॉब अनदर कंपनीज प्रोवाइड, कि एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि जब अच्छे एम्प्लॉयज़ अच्छी पेइंग जॉब्स को रिजेक्ट कर देते हैं। वो क्यों? देखो, कंपनी ए है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जहाँ पे क्या कर रही है, वो बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। ये एम्प्लॉय है, हम नाम रखते हैं इसका टॉम या मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन के पास 2 कंपनीज है, कंपनी ए एंड द कंपनी बी। व्हाट अबाउट द कंपनी ए? बहुत अच्छी आपकी हाई पेइंग सैलरी है, करोड़ों में आपका पैकेजेस है, बट ही रिजेक्टेड दैट ऑफर। वाई? बिकॉज ये सोच रहा है कि व्हाट रियली मैटर्स टू मी, मेरे लिए मैटर क्या करता है, सिर्फ पैसा या फिर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, कि मैं जब चाहूँ छुट्टी ले सकूँ, मैं जब चाहूँ वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ, मैं जब चाहूँ अपने लिए लीव सप्लाई कर सकूँ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मेरे कलीग्स के साथ मेरे टर्म्स कंडीशंस कहते हैं कैसे हैं, कैसे रहेंगे, वो मुझे अप्रिशिएटेड फील करेंगे, मैं उनको कुछ बोलूँगा तो मुझे सुनेंगे। रिकॉग्निशन, मेरे काम की कोई यहाँ पे वैल्यू है, मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ तो मुझे वो बताएं, वो अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे। सो ही एक्सेप्टेड दिस जॉब। सो व्हाट वी सी हियर
दैट यदि आप किसी को बहुत पैसा दे के सोच रहे हो कि मैं इसको खरीद लूँगा, तो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपको सिर्फ पैसा नहीं, आपको ये 3 फैक्टर्स और ध्यान रखने पड़ेंगे। सो द अनदर फैक्टर इज़ लीडरशिप। अब यहाँ पे इस स्टडी के दौरान हमें एक चीज़ तो पता चला कि हमें मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड थिंग, उन्हें ये भी पता लगा कि यदि लीडर अच्छा नहीं है तो आप काम को अच्छे से नहीं करवा सकते हैं। आपके लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। सो उन्होंने क्या पाया कि इफ़ आप अपने एम्प्लॉयज़ को सही से गाइड नहीं कर रहे हो, आप उन्हें बता नहीं रहे हो कि आपके की परफॉर्मेंस एरियाज़ क्या क्या हैं, आपको क्या परफॉर्म करना है, आपको कौन सी जॉब्स परफॉर्म करनी है, आपको कौन से काम नहीं करने हैं, देन यू विल बी नॉट एबल टू डू वर्क। इंस्पायर दैम, आप प्रॉपर इंस्पिरेशंस नहीं दे रहे हो, आपके पास कुछ पूछने आ रहे हैं, आप उन्हें डांट के भगा देते हो, बोलते हो टाइम नहीं है, कल आना कल आना कल आना, देन वो भी छोड़ देंगे, ठीक है अब कल ही करेंगे। सी, देन सपोर्ट दैम, जब उनको ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ की। सपोर्ट सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमें एज ए फिज़िकल सपोर्ट देना है, उन्हें फिज़िकल इन द सेंस उनके पास सोर्स कम है या फिर उन्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वहाँ तक नहीं, उन्हें कभी कभार हमें मेंटली भी सपोर्ट करना होता है, हमें उन्हें इमोशनल भी सपोर्ट करना होता है। तो यदि हम उस चीज़ के लिए उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो वो आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लो फील होगा कि यार जब ये बंदा खुद सीरियस नहीं है तो मैं इसके काम के लिए क्यों सीरियस हूँ। सिंपल सी चीज़ है, जब आप कभी किसी के लिए काम करते हो तो सामने वाले का इंटरेस्ट कितना है उस काम को करवाने में, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं क्लास में तुम्हें पढ़ा रही हूँ और जब मैं तुम्हें सही से पढ़ाऊँगी ही नहीं तो डेफिनेटली तुम पढ़ोगी ही नहीं, क्योंकि मैम खुद ही सीरियस नहीं, हमें क्या पढ़ाएंगी। हम ओपिनियन बहुत जल्दी बनाते हैं, क्योंकि एज ए लीडर मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ तुम लोगों के सामने, तुम बेस्ड ऑन माई यस, तुम मेरी पर्सनालिटी को देख के बोल दोगे खुद को तो कुछ आता जाता है नहीं, हमें आगे ही पढ़ाने, ठीक है। तो दिस हैपन्स, ठीक है। देन सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है और मैं उसको यदि सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ठीक है मैं किसी से पूछ के बताऊँगी, छोड़ो जाने दो, लीव इट, आगे काम करो, मेरी रेपुटेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का स्टेटमेंट, बड़ा बन गया मैनेजर, आता जाता कुछ नहीं है। सो दिस हैपन्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन दिस हैपन्स। दैट्स वाई जब आप एक मैनेजिंग रोल पे होते हो, जब आप एक लीडिंग रोल पे होते हो, तो आपको अपने आप को हर तरीके से शार्प करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी एक सिंगल मिस्टेक सामने वाले का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। आप उनके साथ बिहेव कैसे कर रहे हो, आप उनको ट्रीट कैसे कर रहे हो, आपकी नॉलेज कितनी है और आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, ये चारों फैक्टर्स आपकी रेस्पेक्ट, आपका पर्सपेक्टिव सामने वाले के माइंड में क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू लीड समथिंग, जस्ट फर्स्ट प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर द राइट पर्सन टू लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन, टू लीड दिस प्रोजेक्ट और टू लीड दिस टीम। जब तक आपके पास वो कैपेसिटी नहीं, यू कांट डू इट। आज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ बट मुझे खुद ही नहीं पता कि होता क्या है। देन अ गुड लीडर क्रिएट ट्रस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। यदि तुमने एक बार किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया, लाइफ टाइम तुम उसके लिए काम करोगे, बट उसके दिमाग में पहली चीज़ आएगी, अपना काम होगा पलट जाएगा। एज ए प्रोफेशनल आपको इस चीज़ का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ़ यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, यू विल नॉट सर्वाइव। जहाँ आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यू आ गया, देन यू विल आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि कोई आपको यदि आप पे बिलीव करके आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है एंड यू आर जस्ट लाइक कि ठीक है यार कर देंगे, एंड जब उसने पूछा हो गया, आपने बोला आपने बताया ही नहीं, आप उसको चीट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको धोखा दे रहे हो। और एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो वही अपॉर्चुनिटी सेम जो आपको दे रहा था कल, वो कल किसी और को दे देगा जो उसका ट्रस्ट होल्ड करके रखता है, बिकॉज ट्रस्ट इज़ द समथिंग विच कांट रिप्लेस। तुम कुछ भी कर लोगे, लेकिन एक बार तुमने अपना ट्रस्ट खोया, बिकॉज मुझे मेरे टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने जो था उन्होंने यही बताया था कि देव ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। If you lose your trust, you lose your credibility. If you lose your credibility, you have nothing. So, it is one of the most important thing. Second is teamwork. जब आपका ट्रस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, क्योंकि लोगों को आपके ओपिनियंस पे बिलीव होता है कि यदि उसने बोल दिया, यदि उसने तो सच है,
फिर वो सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हाँ ये तो बहुत झूठ बोलती है या तो फिर ये फालतू के बातें हाँकती है। नहीं, उनका है कि यदि इसने बोला तो होगा, और जहाँ वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रस्ट से बिल्ड होती है। आज मैंने बोला कि मैं तुम्हारी क्लास शाम को क्लास लूँगी, तो तुम्हें ट्रस्ट है कि मैम कुछ भी होगा क्लास लेगी, पढ़ाएगी, चाहे बारिश हो चाहे तूफान आए, बट वो पढ़ाएगी। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड के अंदर वो ट्रस्ट क्रिएट है कि इफ़ उसने कमिट की है तो वो करेगी। और यदि मैं ये तुम्हें एक दिन बोल दूँ कि शाम को आ जाना पढ़ेंगे, और मैं तुम्हें घुमा रही हूँ यार अभी आधे घंटे बाद, बाद, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब बोलूँगी क्लास है, तुम कॉलेज में होके भी क्लास में नहीं दिखोगे, तो बोलोगे यार टाइम पास करती हो। तो सो दिस इज़ द वेरी रियल सिनेरियो, दिस हैपन्स। मतलब मैंने ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी। सो द अनदर फैक्टर इज़ द कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन कैसे एक टीम को, एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प्स करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहले आपकी अलाइंस एफर्ट्स को अलाइन करने में, ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में। यदि लोगों से आपकी सही नहीं बन रही है ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, वो क्या बोलना चाह रहा है मैं क्या समझ लिया, ठीक है, उसने क्यों लड़ाई की, हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है कि मैं उसके लिए सही ना हूँ, तो ठीक है, चीज़ें बहुत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। एज ए ह्यूमन ये चीज़ें चलती रहती है, तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है टू रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स। सेकेंड थिंग, टीम वर्क। सबसे पहले मैंने आपको बताया, यदि आपकी टीम में ट्रस्ट नहीं है, आपके लोगों को आप पे भरोसा नहीं है, तो आप कभी टीम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही बोलेंगे बड़ा आया मैनेजर, खुद का तो अता पता नहीं, हमसे काम करवाएंगे। ठीक, डिसीजन मेकिंग, जब तक आप उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक, आप बेटर डिसीजंस नहीं ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया कि इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ राइट इन्फॉर्मेशन यू कांट टेक राइट डिसीजंस, क्योंकि जब आपका इन्फॉर्मेशन ही गलत है, आप उसके बेसिस पे आपका डिसीजन कैसे सही हो सकता है। देन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इफ़ योर एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड दे नॉट फील वैल्यूड, इफ दे नॉट फील वैल्यूड दे नॉट परफॉर्म वेल। सिंपल सिद्धांत है भैया, आप उनको स्पेशल फील करवाओ, उन्हें बताओ कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हो। इफ़ यू आर इम्पॉर्टेंट दे फील वैल्यू कि हाँ सर ने, मैम ने, मेरे मैनेजर ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे काम की वर्थ है, आई एम वैल्यूबल फॉर देम, देन आई विल डू वर्क फॉर देम, अदरवाइज हु आर यू। सिंपल। देन अब इन्होंने बताया कम्युनिकेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड द हॉरिजॉन्टल। व्हाट्स अबाउट द अपवर्ड? व्हेन एम्प्लॉय टॉक टू देयर मैनेजर्स। ठीक है, जब मैं अपने मैनेजर्स को क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, अप्रोच कर रही हूँ, सो दैट इज communication is called the upward communication. Upward communication where I just give feedback to my managers कि भाई ये काम सही नहीं हो रहा सर, मुझे इस काम में हेल्प की ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपको ये सजेस्ट करना है। ऑन दैट टाइम द कम्युनिकेशन इज लेवल विच आई यूज़ इज कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अनदर वन इज डाउनवर्ड, जहाँ पे मेरा मैनेजर मुझे अपने जो कम्युनिकेशन है वो अपने एम्प्लॉय तक पहुँचाता है कि तुम्हें काम ऐसे करना है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें इंस्पायर करता है, उन्हें वो कोऑर्डिनेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। देन दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द डाउनवर्ड। एंड व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल? जब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात होती है, जब एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ बात होती है, जब एक एम्प्लॉय सेम लेवल पे, देन योर so here what is coordination, information sharing and the problem solving. Okay, so what you learn here, that example देखते हैं, if employee can openly share suggestions, आज तुम यहाँ पे easily आके मुझसे चीज़ें शेयर कर सकती हो with managers, जो उसका हायर अथॉरिटी है, तुम उसको easily अप्रोच कर पा रही हो, तुम्हें उससे बात करनी, तुम easily उससे बात कर पा रही हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, बिकॉज यू नो कि मैं यदि कल उसको कुछ बात बोलूँगी तो वो सुनेगा या सुनेगी, मेरी आइडियाज़, मेरी जो थॉट्स हैं या मेरे जो रिकमेंडेशंस हैं, मेरे सजेशंस हैं, वो वर्थफुल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो वो अपने आप को जहाँ पे वैल्यूड फील करेगा, वो अपना 100% देगा। जहाँ पे उसे लगेगा कि यार फालतू में टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, निकलो, आप भी फिर आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे मैनेजर बैठे हैं हमारे, ये टीम मेट्स है, ये क्या बोलते हैं, सर आई हैव अ सजेशन, एक मीटिंग चल रही है,
and manager appreciate it. Wow, it's a great idea, let's implement it. What she felt कि I am valuable for them, my voice have some worth. जिसको इन लोगों ने appreciate किया, implement किया, then she feel valued कि देखो मैंने बताया वो हुआ, it means मैं इस organization का part हूँ and I will give my 100%. So this is the thing. So what are the result? बेटर कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि आप अपने आप को वैल्यूड फील करते हो, आपको लगता है मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी कोई वर्थ है, मैं इन लोगों के लिए वैल्यूबल हूँ. इनोवेटिव सॉल्यूशन मतलब आप नए नए सॉल्यूशंस देते हो. क्या होता है जब 4 लोग बैठते हैं ना तो 4 आइडियाज़ आते हैं, ब्रेन स्ट्रॉम होता है, और वहाँ पे जो आइडियाज़ आप देते हो मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो. आपको नहीं पता आपका कौन सा आइडिया कल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको करोड़ों में प्रॉफिट दिलवा दे. सो दिस हैपन्स. सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इफ़ वी आर द पार्ट वी विल गिव 100%. इफ़ आई एम नॉट, गेट लॉस्ट. ठीक है. एंड दिस थिंग्स ऑल्सो हैपन इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. इफ समवन feels or someone you just show that you are valuable for them, you definitely treat differently. और if you are just like कि हाँ भाई ठीक है, तो तुम भी उसके साथ टाइम पास ही करोगे. ठीक है. एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ओके. नाउ फॉर्मल ग्रुप्स. द फोर्थ पार्ट इज, अब देखते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स. न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर एक चीज़ हमें पता चली कि हम जब लोगों के साथ मिल के काम करते हैं ना तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जिसे एक तरीके से बोला जाता है ग्रेप वाइन कनेक्शंस. This is the question of the UGC NET multiple times, that what are the grapevine groups. So grapevine groups मतलब जहाँ पे आप लोगों के साथ बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के कनेक्ट हो जाते हो. फॉर एग्जांपल आज तुम MBA स्टूडेंट्स हो, मैं एज ए टीचर और एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटोर तुम्हें पढ़ा रही हूँ. दिस इज़ माई फॉर्मल रिलेशन.